एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए माय सोलमेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मो शॉनी ने मो फैमिली की अकल ठिकाने लगाई थी और उसके बाद मिसेस मो शॉनी को एक सूप उन्होंने खुद बनाया ये बोल के दे रही हैं, जब जिससे शायद विंग को अब उन पर कुछ डाउट हो गया। अब आगे विंग उन तीनों को देख रहा है और उन तीनों की आंखों की वो एक्साइटमेंट देख रहा है जब विंग उस सूप के बाउल से एक स्पून भर के अपने मुंह के पास ला रहा है। उन तीनों की आंखें जैसे उस सूप के उस मतलब स्पून पर ही है। वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि विंग ये सूप कैसे पी रहा है, उनकी नज़र उस तरीके है। इसी कारण विंग उस सूप को बिल्कुल मतलब स्पून को बिल्कुल अपने मुंह के पास लाता है और तुरंत उसे दूर करके नीचे रख देता है, जिससे अचानक से वहाँ पे खड़े रहे तीनों लोग बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखते हैं। यही कह रहे मोशानी की तरफ देखते हैं और तुरंत मिमी जो काफ़ी देर से अपने ऊपर कंट्रोल कर रही थी वो एक बोली देती है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो, हम लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, मुझे लगता है तुम्हें जल्द से जल्द अब ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। इस बात पे मतलब विंग अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आता है तो बोलता है, हाँ वो क्या है ना, पता नहीं आजकल मुझे नॉनवेज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मदर थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए सूप बनाया, लेकिन प्लीज़ आप इसे लंच में पैक कर दीजिए। मैं इसे यहाँ नहीं और बल्कि अपने ऑफिस में खा लूँगा। अभी के लिए मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हूँ, तो मैं ऑफिस बिना ब्रेकफास्ट के ही जा रहा हूँ। इस बात पे भी तुरंत जैसे उठ के जाने लगता है तो मिसेस मो और मतलब मास्टर मो ये अपने प्लान को फेल होता है देख के अपने ऊपर सब्र नहीं कर पाते हैं और एकदम से मास्टर मो बोलता है, ऐसे कैसे, बिना ब्रेकफास्ट के हमारे घर से कोई बाहर नहीं जाता है, पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो उसके बाद ऑफिस जाना। वैसे भी अभी ये हॉट है, लंच में पता नहीं ये कोल्ड हो गया, तुम्हें टेस्टी लगे या नहीं लगे, तुम्हारी मदर सुबह से मेहनत कर रही है, तुम्हारे लिए स्पेशली सूप बनाया, तुम अपनी मदर के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। चलो पहले बैठो और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो उसके बाद जाना। इस बात पे विंग को अच्छे से पता है कि वो लोग क्यों उसके साथ ऐसा करें, तो स्माइल करते होता है, क्या मदर आप सुबह से मेरे लिए इतना कर रहे हो, ओ मदर, और देखो मैं कितना गंदा बच्चा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल नहीं, आओ मदर आप मेरे पास बैठो। ये बोल के मिसेस मो का हाथ पकड़ के उन्हें बिल्कुल अपने साइड में बैठा देता है और बड़े प्यार से उनके दोनों हाथों में पकड़ बोलता है, ओह मदर मैं कितना अनग्रेटफुल चाइल्ड हूँ ना, मैंने आपको थैंक यू भी नहीं बोला, थैंक यू सो मच मदर, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरे लिए इतना टेस्टी सा सूप बनाने के लिए। पर मदर मैं बिल्कुल भी ऐसा गंदा बच्चा नहीं बनूंगा जो अपनी मदर को थैंक यू ना बोले, इसलिए मैं अकेले ये सूप बिल्कुल नहीं पीऊँगा। मेरी मदर ने इतनी मेहनत की है तो मैं और मदर एक साथ ये सूप पियेंगे, है ना मदर। और ये बोल के भी किसी को मौका ही नहीं देता, उस सूप से भरे हुए स्पून को तुरंत मिसेस मो के मुंह में डाल देता है। मिसेस मो और वहाँ पे खड़े तीनों लोग एक साथ बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, और वहीं मिसेस मो उस स्पून को मतलब उस सूप को तुरंत मुंह से बाहर निकाल देती है। कहती है, ये तुमने क्या किया, मुझे नहीं पीना सूप। क्यों नहीं पीना आपको ये सूप, आपने तो इतने अच्छे से बनाया है, तो मैं आपको पहले पिलाना चाहता हूँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है। आपने इतनी मेहनत की है, आप थक गए होंगे, आपको भूख भी लगी होगी, मुझे नहीं लगी, तो मैं आपको वो टेस्ट करवा रहा हूँ, तो आप इतना चिढ़ क्यों गए। इस बात पे मिसेस मो बोलते, वो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया ना इसलिए मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। और एकदम से मिसेस मो बचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन विंग जिसने एक हाथ से उनका अभी भी एक हाथ पकड़ा हुआ है, वो गुस्से में उसे ऐसे ही पकड़े रखता है और घूरते हुए मिसेस मो की तरफ देखता है, क्यों नहीं पीना आपको, ये सच बताइए क्या मिलाया आपने इसके अंदर। अब मिमी और मास्टर मो घबरा जाते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग गुस्से में मिसेस मो की तरफ देख रहा है और अपनी आंखों से पूछ रहा है, क्या मिलाया है मदर आपने इसमें, बताइए। इस बात पे अब मिसेस मो कुछ नहीं बोल पाती है और बोलती है, नहीं मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, तुम्हारी फेवरेट इंग्रेडिएंट नहीं है और कुछ नहीं है, तो इसे पीजिए, कितना भी पेट भरा हो, 2 स्पून सूप के पीने में तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना, अभी की अभी इस सूप को पीजिए, अदरवाइज मैं इस सूप को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस बात पे मिसेस मो मास्टर मो और मिमी की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों मिसेस मो की तरफ मतलब मिसेस मो को सेव करने के लिए बोलते हैं, ये क्या बदतमीजी है, तुम इस तरीके से धमका के पहले उन्हें सूप पीने में क्यों मजबूर करो, तुम्हें लगता है हमने इसमें जहर मिलाया, हम तुम्हें मारना चाहते हैं, कैसे बच्चे हो तुम, अपने ही पेरेंट्स पे अपनी ही फैमिली पे डाउट कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ये हरकतें अगर लैंड फैमिली को पता चलेंगी तो वो खुश होंगे कि तुम यहाँ आके अपने ही पेरेंट्स को खाना टेस्ट करके खाने की बातें कर रहे हो, कितना गिरा हुआ समझ रहे हो तुम हमें।
इस बात पे विंग उन लोगों की तरफ पूरी स्माइल देता है, बोलता है आपको अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है आप कितने अच्छे हैं और आप कितने लेवल तक गिर सकते हैं। सच्चाई हम सबको पता है, तो मेरे सामने तो ये नाटक मत कीजिए। मैं मिमी की ने एक्सीडेंट किया और मेरी इस लाइफ के 8 साल आपने बर्बाद करे। मुझे 8 साल तक उस गलती के लिए सज़ा देते हुए आप लोग देखते रहे, जो गलती मैंने करी ही नहीं थी। विंग को मारने वाली मिमी थी, लेकिन सज़ा मोश शानू को मिल रही थी और आप लोग चुप थे। कैसे माँ बाप हैं आप? और आपको लगता है कि मैं उन बातों को भूल के आपके दिखावे वाले प्यार में आ जाऊंगा? इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है क्या मुझे? अचानक से मास्टर मो और मिसेस मो के चेहरे से तो हवाइयाँ ही उड़ जाती है। ये बात सुन के वही मिमी गुस्से में अपनी जोर से टेबल पे हाथ मार के बोलते, बंद करो ये सब ड्रामा। क्या किया है मैंने वो एक्सीडेंट? हाँ मैंने ही किया है वो एक्सीडेंट, लेकिन ये बात तुम किसी के सामने बोलो, कितनी बार चीख चीख के बोलो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये एक्सीडेंट तुमने कराया, सबको यही पता है और यही बात सच है। बार बार ये बात रिपीट करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? अब विंग मिसेस मो का हाथ छोड़ के गुस्से में उस सूप का बाउल लेता है और आगे बढ़ते हुए मिमी के पास आ जाता है और कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, आज मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा। वो गुस्से में मिमी का मुंह पकड़ता है और सूप का बाउल उसके मुंह में सूप उसके मुंह में डालने लगता है। इस बात से मिसेस मो और मास्टर मो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सचमुच में इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जहर मिलाया हुआ है। उन्हें डर है कि उनकी बेटी को अगर ये ऐसे पिलाएगा तो वो मर सकती है, इसलिए वो विंग को रोकने लगते हैं। मिसेस मो और मास्टर मो एक अल्फा है और मिसेस मो जब दोनों मिलके विंग को रोकते हैं तो वो विंग को मिमी से दूर कर ही देते हैं। वही मिमी तुरंत उस सूप को मुंह से जबरदस्ती निकालने लगती है और जोर जोर से खांसने लगती है। कुछ बूंद शायद उसके बॉडी में चले गए, इसी कारण वो थोड़ा गुस्से में भी है और थोड़ा डिजी भी फील कर रही है और एकदम सोचती मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है और धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। इसके बाद मिसेस मो अपनी बेटी को गोद में रख के, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? चलो इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, हॉस्पिटल में लेके जाओ, मेरी मिमी को कुछ हो जाएगा, चलो जल्दी से। एकदम से मास्टर मो भी जब उस मिमी को लेके दौड़ के हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। नहीं वहाँ खड़ा हुआ है और गुस्से में है। मिमी को हॉस्पिटलाइज होने की बात लैन फैमिली तक भी पहुंच जाती है। वांग जी भी हॉस्पिटल में पहुंचता है और विंग भी उसी हॉस्पिटल में, लेकिन वांग जी वहाँ दौड़ता हुआ विंग के पास ही आता है और एकदम से विंग को गले लगा के बोलता है, तुम तो ठीक हो ना? और अचानक से ये हॉस्पिटलाइज, सब ठीक है ना? विंग क्या हुआ? इस बात पे साइड में खड़े हुए मास्टर मो एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी ने विंग बोलकर मोमो शानू को एड्रेस किया, जो उन लोगों के लिए कुछ नया था। उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से मास्टर वांग जी मोमो शानू को विंग बोलेगा। नहीं, विंग प्यार से वांग जी के हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है, कुछ नहीं, शायद उन्हें फूड पॉइजन हो गया है, शायद मेरी सिस्टर ने कुछ गलत खा लिया होगा। और ये बात बोलने के बाद विंग मास्टर मो और मिसेस मो की तरफ देख रहे हैं, जो एक साइड खड़े हुए हैं, पर मिसेस मो सिर्फ रोने में लग रही है। वहीं मास्टर मो विंग की तरफ उतने ही गुस्से में देख रहे हैं। अब वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, अच्छा चलो फिर तुम घर चलो, यहाँ ये लोग पहले से इतने परेशान हैं, तुम यहाँ रह के इनकी परेशानी मत बढ़ाओ। इस बात पे विंग भी बोलता है, चलो लंजा घर चलते हैं, तुम किसी ड्राइवर को बोल के मेरा सामान मेंशन से मंगवा देना। और ये बात बोलने के बाद वांग जी और विंग वहाँ से जा ही रहे थे, पर अचानक से विंग बोलता है, एक मिनट रुको लंजा, एक मिनट, मैं मदर और फादर से तो मिल के आ जाऊँ। और ये बात बोलने के बाद विंग मास्टर मो और मिसेस मो के पास जाता है और उनके एकदम सामने खड़े हो जाता है और बोलता है, पहले जो कुछ आपने मो शानू के साथ किया वो करा, लेकिन अब आगे से मेरे लिए कुछ भी प्लान करने से पहले ये बात याद रखना कि हो सकता है मैं वो आप ही के साथ कर दूँ। आपने मुझे जहर देने की कोशिश करी थी ना, मुझे मारना चाह रहे थे ना, अब आप देखिए हॉस्पिटल में आप ही की बेटी है। वैसे तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, बहुत जल्दी आप लोगों का सच और आपके सारे प्लान्स पे मैं इसी तरीके से पानी फेरूंगा। बहुत जल्दी मैं सबके सामने आपके सारे सच लेके आऊँगा, बस इंतज़ार कीजिए। और ये बात बोलने के बाद विंग मुड़ के जाने ही वाला था, लेकिन मास्टर मो बोलता है, कौन हो तुम? तुम मो शानू नहीं हो। ये चीज़ मुझे पहले भी महसूस हो रही थी, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया तुम कौन हो। इस बात पे विंग हंसते हुए अपनी कनिंग से स्माइल देते हुए मास्टर मो के बिल्कुल सामने आता है। वी फुशियान, मैं
विभूषण हूँ, वो विभूषण जिसे आपकी बेटी ने मारने की कोशिश की थी, वो विभूषण जो मोशानु की तरह कमज़ोर नहीं है बल्कि इतना स्ट्रांग है कि आपको और आपकी बेटी को उसकी सही औकात दिखाने की सारी हिम्मत रखता है। आप बस देखिए कितनी जल्दी आपकी बेटी जेल के पीछे होगी और आप और आपकी वाइफ रोड पे होगी। आपको क्या लगता है मैंने पता नहीं किया है कि मोशानी की प्रॉपर्टी क्या है? ये सारी प्रॉपर्टी मोशानी की है, ये सब कुछ मोशानी के पेरेंट्स का है। मैं तो उसी समय सच जान गया था जब मैंने मोशानी के बारे में पता किया था कि कैसे खुद के रियल पेरेंट्स उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। मुझे तभी डाउट हो गया था। मैंने आप लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पता कर लिया। आप बस देखिएगा कि अब मैं आपके साथ क्या करूँगा। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस यही बताने के लिए मैं स्पेशली आपके घर आया था। ठीक है। फादर स्माइल करके वांगजी वहाँ से वांगजी की तरफ आप चला जाता है। वांगजी जो तो काफ़ी दूर पे खड़ा था, उसे इन लोगों ने क्या बातें करी कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर सुनाई दिया कि मतलब ये जरूर दिखाई दिया कि विंग के बोल के आने के बाद मास्टर मो का चेहरे से बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। उन्हें तो जैसे शरीर में ठंडा पसीना आ गया, पूरा चेहरा पीला पड़ गया, पूरी आंखों के सामने जैसे कि एक बहुत बड़ा अंधेरा सा आ गया। ये सचमुच में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से उनका सच एक इंसान पता भी लगा सकता है। विंग ने मोशानी के बारे में भी अपने अंकल यानी जैन फैमिया से पता करने के लिए बताया था, और जैन फैमिया ने ही विंग को उसकी रियल में वो उनके साइन नहीं है मतलब मास्टर मो का बताया था। उसके बाद विंग के दिमाग में काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई, और उसके बाद जब उसने सब कुछ पता कर मतलब एक तरीके से इनकी हिस्ट्री निकलवाई तो उसे सब यकीन भी हो गया कि ये लोग ऐसा क्यों मोशानी के साथ करते हैं। वो मोशानी की हर तरीके से हेल्प करना चाहता है। उसके पेरेंट्स की दी हुई प्रॉपर्टी को इन लोगों के पास तो वो नहीं रहने देगा। क्या हुआ, मोशानी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो चीज़ मोशानी के पेरेंट्स की थी, मोशानी की थी, वो इन लोगों को तो उस पर ऐश नहीं करने देगा। यही बातें सोच के विंग ने अब मास्टर मो को सब कुछ सच बता दिया है। नहीं, विंग वांगजी के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन मास्टर मो अब धड़ाम करके चेयर पे बैठ जाते हैं। तुरंत एक डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर बताता है कि मिमी बिल्कुल ठीक है, हाँ कुछ जहर के वो गया था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आके उसकी ट्रीटमेंट हुई तो अब बिल्कुल खतरे से खाली है। कुछ ही ड्रॉप्स मतलब कुछ ही जहर गया था, वो तो घबराने वाली बात नहीं थी, लेकिन वो शायद नर्वस हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, इसीलिए बेहोश हो गई थी। ये बात सुनने के बाद जहाँ मिसिस मो के चेहरे पे थोड़ा सा रिलीफ होता है, लेकिन मास्टर मो के एक्सप्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होते। मास्टर मो मैं अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के मिमी को देखने अंदर आता है तो मिमी उस बेड पे बैठी हुई है। उसके बाद मास्टर मो मिमी के बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं। अब बोलते हैं, मिमी कैसे हो बेटा? फादर मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने उस मोशानी को जाने क्यों दिया? आपको उसे सजा देनी चाहिए थी, उसकी अकल ठिकाने लगानी चाहिए थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? इस बात पे मास्टर मो बोलते हैं, मोशानी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। इस बात पे मिसिस मो और मतलब एक तरह से मिमी शॉकिंगली अपने फादर की तरफ देखती है और बोलती है कि आप क्या बोल रहे हो फादर? और किसने किया फिर ये मेरे साथ? आपने खुद अपनी आंखों से देखा, वो मोशानी था जिसने मुझे जबरदस्ती ये जूस सूप पिलाया था। नहीं, वो मोशानी नहीं, विभूषण था। अभी अभी वो मुझे बता के गया है, और शायद तुम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी क्या? उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ कितना बदल गया है। तुमने नोटिस किया है या नहीं किया मिमी? अब मिमी इस बात के बारे में सोचने लगती है। हाँ, मोशानु के चाल ढाल में भी काफ़ी अंतर आ गया। वो मोशानु जो हमेशा बहुत छोटे छोटे बाल रखता था, अब विंग की तरह उसने भी काफ़ी बाल बढ़ा लिए हैं। अब उसके भी कान के पीछे तक अच्छे लंबे बाल आते हैं। उसके हेयर स्टाइल भी विंग की तरह करना शुरू कर दिया। ड्रेसिंग सेंस भी उसका काफ़ी हद तक विंग की तरह ही था, लेकिन मिमी शायद इन्हें गुस्से में थी या उसका दिमाग इस तरफ गया ही नहीं था, तो उसने ये चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की थी। लेकिन अब उसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। हाँ, हर पर्सन का एक अलग स्टाइल होता है, कपड़े पहनने का, अपने आप को कैरी करने का। शायद मतलब आप दोनों ट्विंस लोग भी जो होते हैं, जो देखने में एक जैसे
होते हैं उसके बावजूद भी लोग पता कर लेते हैं कि कौन क्या, मतलब कौन सा वाला पर्सन क्या है, क्योंकि उन लोगों की बात करने का तरीका, चाल ढाल का तरीका और ड्रेसिंग सेंस एकदम अलग होता है। इसलिए अब मिमी को भी महसूस हो रहा है कि विंग की चाल ढाल का, मतलब मुँह शानी के चलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसके हेयर स्टाइल सारे बिल्कुल विंग की तरह ही हैं। और उसने ये चीज़ ऑब्जर्व ही नहीं की थी। पर अब जब ये बात मास्टर में बोल रहे हैं तो एकदम से बोलती, हाँ फादर, मैंने तो ये चीज़ नोटिस ही नहीं किया। तुम्हें पता है वो वी वुशियान है, वो यहाँ हमसे बदला लेने आया, अपनी डेथ का बदला लेने आया। वो यहाँ पे तुम्हारे और मेरे सबके सामने राज खुलना है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते मिमी, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इस बात पे मिमी थोड़ा सा घबरा जाती है, उसके चेहरे से पसीने आने लगते हैं। अगर सचमुच में ये विभूषण है तो अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कॉलेज टाइम से लेकर, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक वो कितनी कोशिश करती थी, अलग अलग हथकंडे अपनाती थी, प्लानिंग करती थी जिससे वो लांगवांग जी के क्लोज आ जाए। लेकिन उस समय का विभूषण भी मिमी को हमेशा वांग जी से दूर ही रखता था। वो उसके हर प्लान पे पानी फेर देता था। विंग पहले वाला अगर विंग है तो उसे 2 मिनट नहीं लगेंगे इन लोगों का सबके सामने सच लाने में, लेकिन अभी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए शायद वो चुप है। ये बात भी मिमी जानती है, पर मिमी अब भी इतनी घबरा के इतनी पसंद, फादर अगर वो विंग है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हम वो करेंगे जो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। मतलब ये आज तक वांग जी और विंग की, मतलब मोशानो और वांग जी की शादी इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने उसे कभी तोड़ने की अच्छे से कोशिश ही नहीं की थी। मैं चाहता था कि तुम वो पहले वांग जी की दिल में अपनी जगह बना लो, उसके बाद हम ये शादी तोड़े। लेकिन अब मुझे लगता है हमें ये शादी तुरंत तोड़ देनी चाहिए। एक बार जब ये शादी तोड़ जाएगी तो विंग वांग जी के पास रहेगा ही नहीं। विभूषण जब वांग जी के पास रहेगा ही नहीं तो तुम्हारा सच कैसे उसे बता पाएगा? पर एक बार वो लैंड मेंशन से बाहर तो निकले, मैं उसे वहीं ख़त्म कर दूंगा। अब तक मैं उसे वो शानू समझ के हैंडल कर रहा था, लेकिन अगर मुझे सच पता चल गया है तो मैं उसे विभूषण की तरह हैंडल करूंगा। लेकिन हम ये शादी तोड़ेंगे कैसे? अचानक से मिसेस मो पीछे खड़े होकर पूछती है, वैसे ही जैसे ये पहले टूटती। ये बात बोलने के बाद मास्टर मो अपनी जगह से खड़े होते हैं, विंडो के पास जाके अपने फ़ोन से कुछ नंबर्स डायल करते हैं। वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और ये देखकर मैं मिसेस मो और मिमी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये सारी बातें इन दोनों ने सुनी और वो समझ गई मतलब क्या कर रहे हैं मास्टर मो। नहीं, दूसरी तरफ वांग जी विंग के साथ घर वापस आता है। वांग जी और विंग को वापस आके देख के लैन बहुत खुश होते हैं। लांशी चैन और मैडम डैन दोनों विंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, अचानक से ये मिमी हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई। इस बात पे विंग वांग जी के आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और मैडम डैन के सामने बस बोलता है, पता नहीं शायद उन्होंने कुछ गलत खा लिया था, इसी कारण वो थोड़ा सा उनके पेट में दर्द हुआ और हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। ओके विंग, तुम अच्छे से चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तुमने वहाँ ब्रेकफास्ट खाया या नहीं खाया? नहीं मदर, आपके जैसा ब्रेकफास्ट तो कोई मेरे लिए नहीं बना सकता। आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। वहीं वांग जी विंग को वहाँ छोड़ के एक ऑफिस की कॉल से निकल जाता है। जब विंग नीचे आता है तो वहाँ पे मैडम लैन ने उसके लिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा था। वहीं वहाँ चैन भी उसी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। वो भी कुछ काम कर रहे थे, लेट ऑफिस का, तो वो लेट आए थे तो वो भी लेट अभी उठे हैं। वहाँ मैडम लैन किसी से फ़ोन पे बात करते हुए उन दोनों को टेबल पे छोड़ के कि वो दोनों ब्रेकफास्ट कर देंगे वहाँ से चले जाती है। वहाँ एकदम से शिचैन की तरफ देखता है और बोलता है, दादा उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। दादा वो सूप में जहर था, जो सूप मेरे लिए बना हुआ था, जिसे मिमी ने पिया और वो हॉस्पिटल पहुँच गई। क्या ये बात क्या बोल रहे हो तुम? शिचैन बहुत ज़्यादा शॉक होके विंग की तरफ देखते हैं। दादा मुझे यकीन हो गया है कि विंग के एक्सीडेंट के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिमी ही है। बस सबूत चाहिए। जिस तरीके से ये लोग मुझे मारने के पीछे लग रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं अब सच सामने ना बोल दूँ। मैं मोशानु चुप था, इसी कारण ये लोग भी चुप थे, लेकिन ये सोच रहे कि अब मैं चुप नहीं रहूँगा, इसी कारण ये मुझे ख़त्म करना चाहते थे।
विंग, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतनी हिम्मत उस मो फैमिली की कि उन्होंने तुम्हें टच करने की कोशिश भी की। वो अच्छे से जानते हैं ना कि अब तुम लैंस हो, तुम लैन फैमिली के बच्चे हो, तुम मेरे भाई के मेट हो। उनकी इतनी हिम्मत, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। लान शिचैन गुस्से में है, उनके अल्फा हार्मोन्स भी इस समय इस रूम को ऑलमोस्ट फ्रीली करने वाले हैं। विंग तुरंत बोलते हैं, गगा आप परेशान मत होइए। आपको क्या आपका विंग कमज़ोर लगता है? मैंने उन्हें अच्छे से अकल सिखा दी है, कल मास्टर मो को भी और आज मिमी को भी, तभी तो वो आज हॉस्पिटल में है। इस बात पे शिचैन के थोड़ा सा गुस्सा शांत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा, उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ा सा खुद को काम करते हुए बोलते हैं, पर विंग जो उन्होंने किया उसके बाद तुम उन्हें सिर्फ ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो कोई गलती करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अब कुछ ऐसा करे जिससे हमें कुछ सबूत मिले। ऐसे हम कितने दिन तक सबूत ढूंढते रहेंगे लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि वो गलती करे और वो खुद हमें ऐसे सबूत दे दे जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे करेंगे विंग? गगा कुछ दिन आप बिल्कुल शांत रहिए और आपका काम होगा कि आप भी वांग जी को शांत रखेंगे। वो उन्हें ऐसा महसूस करने दीजिए कि उनके प्लान सक्सेस हो रहा है। उसके बाद हम खुद ब खुद वो मिल जाएगा जो हम चाहते थे। इस बात पे शिचैन जो दिल से तो बिल्कुल नहीं चाहते कि मो फैमिली कुछ भी चीज़ें कर सके, कुछ गलत कर सके, लेकिन विंग की बात सुन के वो कुछ समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं विंग क्या चाहता है। शिचैन भी वहाँ से जाके सीधा जंचा के पास जाते हैं और जंचा को बताते हैं कि मो फैमिली ने किस तरीके से विंग को मारने की कोशिश की। जंचा जो खुद अब कहीं ना कहीं वो शॉनी इनोसेंट था और वो इतने साल तक बिना बात के इतना गिल्टी बना रहा, इतना कुछ सहता रहा वो उस चीज़ से। जंचा को भी मन में बहुत दुख है। जंजा भी चाहता है कि अब सच्चाई सामने आए, कम से कम मोशानु गिल्टी नहीं है, यही चीज़ सबके सामने आ जाए। इसी कारण जंजा भी अब अपनी तरफ से और ज़्यादा जल्दी करता है। वो एक तरह से किंशु के ठीक होने की या उसकी फैमिली की या किंशु से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर मो जो अपने प्लान के अकॉर्डिंग खुश हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो जो सोच रहे हैं कि उनका प्लान सक्सेस हो रहा है, उसके पीछे भी विंग और रान शिचैन का उनका सपोर्ट करना ही है। दूसरी तरफ अचानक से आज वांग जी के कैबिन में धड़ाम करके गेट खुलता है तो सामने उसके फादर आते हैं। फादर इतने टाइम बाद वांग जी के कैबिन में या एक तरह से कहते हैं लैंड कॉर्पोरेशन में है। ये चीज़ वांग जी को कुछ अजीब लगती है क्योंकि आजकल उसके फादर पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मीटिंग करना, बड़े बड़े एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना, आजकल वो ये काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो अचानक से उनका लैंड कॉर्पोरेशन में उसके कैबिन में आना थोड़ा शॉकिंग था। अचानक से मिस्टर लैंड वांग जी के आगे बैठते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या सचमुच में तुमने उस मो शानू को माफ़ कर दिया है? इस बात पे शॉकिंगली वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं मो शानू को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तो उसके बाद अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो क्यों तुम उसके साथ आजकल इधर उधर घूम रहे हो? ये बोल के मास्टर लैन या ये कह दीजिए मिस्टर लैन जो गुस्से में आप कुछ फोटोज वांग जी की साइड बैक फेंकते हैं। ये फोटोज़ हैं जो आजकल वांग जी और विंग एक साथ आते हैं जाते हैं कार्स में। तो इस बात पे वांग जी अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हैं, अपने फादर की तरफ देखता है और फोटोग्राफ को देखते बोलता है, तो आप ऐसा तो आप इन फोटोग्राफ से साबित क्या करना चाहते हैं? ये मैं और विंग है। मैं विंग को हमेशा से प्यार करता था और अभी भी मैं अपने विंग के साथ हूँ। वांग जी तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम्हें पता है वो विंग नहीं है, वो मो शानू है। तुम्हारी ये बातें मैंने पहले मानी ताकि तुम इस चीज़ से बाहर आओ, लेकिन अब ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो रही है। आज बहुत मुश्किल से मैंने बहुत बड़े मीडिया हाउस को रोका है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं उसे कब तक रोक पाऊँगा। आप कहना क्या चाहते हैं फादर? जल्द से जल्द घर चलो। आज मैं तुम्हारी मदर और तुम्हारे ब्रदर के सामने कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खुद बुलाने आया था। वांग जी जो अपने फादर की बात को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये ऑफिस है, घर में तो शायद वो कुछ कर भी सकता है। वो यही सोच के अपने फादर के साथ वहाँ से चला जाता है। अब उसके फादर यानी एक तरीके से मिस्टर लैन और वांग जी घर पे पहुँचते हैं। आज विंग ऑफिस गया ही नहीं था, वो लेट आया था, फिर उसकी मदर ने उसे यहाँ रोक लिया, मतलब मैडम लैन ने कि विंग वो यहीं रहेगा। उसने विंग को मिस किया, एक दिन में विंग के बारे में वो परेशान हो गई थी। तो विंग वहाँ रुक जाता है। जब विंग मतलब वहाँ अपनी मदर के साथ बैठा होता है, शिचैन भी वहीं बैठे हुए थे।
तो सामने से मास्टर लैन और मिस्टर लैन और वांग जी एंटर करते हैं। मिस्टर लैन और वांग जी को एक साथ आते देख के मैडम लैन थोड़ा शॉक होती है, क्योंकि जल्दी से ये लोग एक साथ नहीं आते, लेकिन वो फिर भी स्माइल करते हुए अपने दोनों मतलब अपने सन और अपने हस्बैंड को वेलकम करती है। विंग भी स्माइल करके वांग जी को वेलकम करता है, लेकिन मिस्टर लैन के फेस के एक्सप्रेशन आज बिल्कुल अलग हैं। मिस्टर लैन गुस्से में वांग जी की और अपने लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, तुम लोग अब इस चीज़ से बाहर आओ। ये इंसान मो शुआनू है, विंग नहीं है। तुम लोग इसे विंग मांगना चाहते हो तो मानो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोगों को इस चीज़ से खुशी मिलती है तो मैं भी खुश रहता, लेकिन बाहर बाहर ये पूरी दुनिया के आगे मो शुआनू है। बाहर तुम्हें इसे मो शुआनू की तरह ही ट्रीट करना चाहिए था। विंग की तरह ट्रीट करोगे तो एक लोग तुम्हें पागल समझेंगे, और ये मेरे लिए कितनी बड़ी टेंशन की बात हो सकती है। अचानक से वांग जी अपने फादर की बात जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो बोलता है, फादर क्लियर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं। मैडम लैन भी अपने हस्बैंड की बात समझ नहीं पा रही, तो वो भी चाहती हैं कि उनके हस्बैंड क्लियर बोले। अब मैं मिस्टर लैन बोलना शुरू करते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में आ सकता था। बार बार मैं तुम्हें सेव करता रहा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें अच्छे से पता है कुछ टाइम बाद मेरा नाम इलेक्शन के लिए जाने वाला है। कुछ टाइम बाद मैं चाइना की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक तरीके से रैली का शामिल होने वाला हूँ, एक पॉलिटिशियन बनने वाला हूँ। मेरी इमेज मेरी फैमिली की एक एक स्टेप पे सबकी नज़र रहेगी, और तुम लोगों की करी भी एक गलती मेरे सालों की मेहनत पे पानी फेर देगी। तुमने एक मर्डरर से शादी करी है, ये चीज़ पहले ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे मैं एक्सप्लेन करना नहीं पाता हूँ। मैंने फिर भी लोगों को ये बोल के कंट्रोल कर रखा था कि तुमने उससे शादी मजबूरी में करी थी, अब तुम ये शादी तोड़ दोगे। तुमने मुझसे कहा भी था कि तुम बहुत जल्दी ये शादी तोड़ दोगे, तो अब तुम ऐसा ही करोगे। मेरे इलेक्शन से पहले पहले तुम इस मो शुआनू को सबके बीच में डिवोर्स दोगे, ताकि सारी दुनिया ये सब माने कि तुमने एक मर्डरर से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए करी थी और उसके बाद उसे छोड़ दिया। तुम्हारा इससे कोई प्यार का रिलेशनशिप नहीं है। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। इस बात पे मैडम लैन, आंशी चैन, वांग जी और विंग सब लोग एक साथ शॉक एक्सप्रेशन के साथ इस समय मिस्टर लैन को देख रहे हैं, और आज का फैन पिक्चर यही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, सचमुच में वांग जी डिवोर्स देगा मो शुआनू का? मुझे तो नहीं लगता है। आगे क्या होगा उसके लिए आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, एंड प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और जो भी कोई आप शेयर करना चाहें मेरी वीडियो के रिगार्डिंग वो भी फीडबैक मुझे दिया कीजिए। थैंक यू।